हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 बिहार एससीईआरटी साइंस करेंगे। इससे पहले क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, ईवीएस कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का 6 to 8 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। क्लास 7 में टोटल 18 चैप्टर है, तो एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, इसमें 2 पार्ट ही होंगे। एक पार्ट में 9 चैप्टर में करवाऊँगी और अगले पार्ट में 9 चैप्टर करवाऊँगी। दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। आपको केवल सुनना होता है 1.5x या 1.25x पे, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आप रीड करोगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उसको शॉर्टकट में समझा देती हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप कई बार अगर सुनेंगे तो आपको वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो ये चैप्टर हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट वाला कर लेंगे। चैप्टर 2 है जंतुओं में पोषण करते हैं, मानव में पाचन, यानी कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का मतलब है कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे सेल उनको नहीं समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाना ही डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोगों के जो डाइजेशन में सबसे लंबी जो नलिका होती है, पूरा प्रोसेस होता है, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। शुरुआत होता है माउथ कैविटी से, पहले मुख गुहिका आता है, फिर ईसोफेगस फूड पाइप होता है जिसको कहते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये मिल करके एलिमेंट्री कैनाल बोले जाते हैं। कुछ डेफिनेशन बता देती हूँ, जैसे एंजाइम क्या होता है, ठीक है। जो हमारी इन्हीं सारे पार्ट्स में, जैसे कि अगर वो होता है स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इनमें से कुछ रस निकलता है, ठीक है। जो रस निकलता है, जो क्योंकि कुछ ग्लैंड होती हैं, कुछ ग्लैंड कोई किसी टाइप का एक रस निकालेंगी, या फिर जो अंग हैं ये रस निकालते हैं। ये इन रसों में क्या होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट विच ब्रेक डाउन द फूड। ये वो कैटलिस्ट होते हैं, वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो खाने को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलेंगे, कौन कौन से एंजाइम निकलेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना। और यहाँ पे हमारा अगर पूछा जाए डाइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, मानव के डाइजेशन में कितने स्टेप्स होते हैं, तो टोटल 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है, या इजेशन भी इसको कहते हैं। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाना मुंह से स्टार्ट होता है, तो मुंह के द्वारा जब दांतों से चबाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन में होता है जब उसको तोड़ा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ा जाता है एंजाइम की मदद से, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर फाइनली वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब विली की सहायता से होता है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर स्वांगीकरण, जब एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे सेल उसका यूज़ करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उससे एनर्जी मिलेगी हमको, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि उसका उपयोग करना, जो खाना लिया है उसका उपयोग करना वृद्धि और विकास के लिए, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट है उसको निकाल देना। तो सबसे पहले आता है इंजेशन, यानी कि मुख गुहिका में, यानी कि माउथ से। माउथ में क्या होता है कि दांत होते हैं, वो जीभ होती है। यहाँ पे एक स्लैवरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। स्लैवरी क्या कर दिया मैंने, कोई नहीं, स्लैवरी ग्लैंड पाई जाती है, कभी कभी हो ही जाता है, जिसको हिंदी में लाला ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड से कोई ना कोई रस निकलेगा, रस में एंजाइम होगा, ठीक है। लाला ग्रंथि जो होती है, जिसको स्लैवरी ग्लैंड बोलते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है, लार निकलता है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। क्या नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अभी है यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का काम होता है कि मंड को शर्करा में तोड़ना, ठीक है, स्टार्च को शुगर में तोड़ना। अब ये काम हमारे मुंह में स्लाइवा करता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत काम दांत भी करते हैं, मतलब दांत उसको तोड़ते हैं और फर्दर उसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको स्लाइवा करता है। जैसे दांतों में मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ होते हैं, तो हमको पता ही है। यहाँ पे कितने होते हैं, तो पहला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 8, 4, 8, 12। ये काटने का काम करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं, पीसने चबाने का काम करते हैं, ये पीसने चबाने का काम करते हैं। तो ये अब यहाँ पे हमारे जो दांतों का सबसे ऊपरी परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। ये शरीर का कठोरतम भाग होता है। अगर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पूछा जाए शरीर का तो यही होता है, इनेमल होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। तो किसका बना होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है।
हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। इनमें से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो एमाइलेज निकलता है, जो कि मैंने अभी बताया था। एमाइलेज क्या करता है? मंड को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है, स्टार्च को शुगर में, सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद खाना क्या होगा? उसके बाद खाना जाएगा ईसोफेगस से, फूड पाइप से होकर के जाएगा। अब फूड पाइप से जब जाता है तो एक और बात यहाँ पे बताई गई है, जीभ जो होता है मुंह के अंदर एक पेशीय अंग होता है, क्योंकि इसमें हड्डी नहीं होती, ये एक मसल्स का होता है। और इसका पीछे वाला पार्ट जो सबसे व्यस्त अंग भी, बिजी अंग भी इसको बोला जाता है। जीभ में कुछ टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, मतलब स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि जैसे नमकीन है और वो मीठा है, उनका स्वाद अलग अलग जगह पे पता चलता है। तो जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे शायद नमकीन होता है, कड़वा पीछे होता है, आगे मीठा होता है, ऐसे करके होता है। अब यहाँ पे इन्होंने दांतों की सुरक्षा के बारे में बताया था, तो वो तो हमको पता ही है कि कैसे करनी है। अब आता है कि फूड पाइप से, तो अभी तक मुंह में था खाना, मुंह से कहाँ जाएगा? फूड पाइप से होके जाएगा। फूड पाइप से कौन सी, फूड पाइप में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, मतलब ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से खाना नीचे से रखता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो खाना नीचे जाता है। वॉमिटिंग कब होती है? जब वो आमाशय में, यानी कि स्टमक में खाना नहीं पहुँचता। देखिए मुँह है, मुँह के बाद ये फूड पाइप है, फूड की पाइप, यहाँ पे खाना सीधे जाएगा स्टमक में। तो जब स्टमक में खाना पहुंच नहीं पाता है, यहीं पे भरा रहता है, तो ये उल्टी क्रिया कर देता है, मतलब पलट के रिवर्स प्रोसेस में आ जाता है। इसी को हम वॉमिटिंग कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है, एपिग्लोटिस क्या होता है? तो एपिग्लोटिस ये वो पार्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ फूड पाइप है और विंड पाइप है। फूड पाइप और विंड पाइप के बीच का जो जगह होती है, जिसकी वजह से खाना फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता है, उसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये विंड पाइप के मार्ग को अवरुद्ध करने का, मतलब कि उसमें खाना ना जा सके, तो वॉल्व का काम करती है। ये एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, श्वास नली के ऊपर होती है, जिसकी वजह से जो खाना होता है वो सीधे फूड पाइप में जाता है, ना कि विंड पाइप में। अब मेन पार्ट पे आते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट और शुरू हो जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्टमक पहली बार जे शेप का होता है। ये मोटी दीवार और थैलीनुमा मांसल संरचना होती है। इन्होंने यू आकार का बताया, लेकिन एनसीईआरटी या फिर अदर रेफरेंस में जे आकार का भी बताया जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती है? जैसे कि देखिए ये स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। पहला HCl, दूसरा पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सबसे खतरनाक एसिड। तो ये क्या करता है? इसका काम होता है खाने को, इसके 2 काम होते हैं। पहली बात तो इसका काम होता है जो अंदर खाना गया है उसको एसिडिक बनाना, अम्लीय बनाना, सो दैट पेप्सिन काम कर सके, ठीक है, एसिडिक बनाना ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। और दूसरा काम होता है खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारना। तो HCl के 2 काम मैंने बताए, एक तो खाने को एसिडिक बनाना, दूसरा बैक्टीरिया को मारना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ना, जो खाने में मौजूद प्रोटीन है उसको पेप्टोन में तोड़ना। और पेप्सिन तभी काम करता है जब खाना एसिडिक होता है। जैसे मैं अगर बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं उनको यही बताती हूँ कि पेप्सिन क्या है, बहुत नखरे वाला है। तो पेप्सिन नखरे वाला है, तो वो कहता है कि जब खाना एसिडिक होगा तभी मैं करूँगा। इसी चक्कर में हम लोगों के पेट में एसिडिक निकलता है, एसिड निकलता है HCl वाला। तो एसिडिक खाने के ऊपर ही ये काम करता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। अब सीधी सी बात है, पेट जल नहीं जाएगा, तो पेट जलेगा तो उसको बचाने के लिए कौन होता है? म्यूकस होता है। तो म्यूकस का काम होता है टू प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम HCl। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि 1922 में एक मार्टिन नाम के व्यक्ति थे, इनको गोली लगी थी स्टमक में ही, और वो चेन मतलब बंद नहीं किया गया था। फिर बाद में पता चला यहाँ पे मंथन का काम होता है, मतलब खाने का ऐसे मिक्स होता है, मंथन होता है। तो यहाँ से कुछ याद रखने वाला नहीं था। अब कहाँ पे थे हम लोग? पहले मुँह था, मुँह से गया फूड पाइप से होते हुए पेट में गया, और पेट में क्या होता है? वो पेप्सिन काम करता है। उसके बाद ये खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। इसके बाद सीधा खाना छोटी आंत में जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है। यहाँ पे मैं बात बताती हूँ, जो छोटी आंत होती है, तो जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी बड़ी होती है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी छोटी होती है। जैसे शेर होता है ना, शेर की जो छोटी आंत है वो छोटी होती है, और जो गाय है उनकी छोटी आंत बड़ी होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जो घास फूस खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और जबकि जो ये मांस वास खाते हैं वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अब यहाँ पे
छोटी आंत में खाना पहुंच गया, छोटी आंत में खुद इनका इंटेस्टिनल जूस निकलेगा, मतलब आंत रस निकलेगा, लेकिन वो बाद में निकलेगा। पहले इधर बैठा हुआ है लीवर, ठीक है, और कौन बैठा हुआ है, पैनक्रियाज बैठा हुआ है। इन दोनों का काम समझते हैं। लीवर क्या होता है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। इससे कौन सा रस निकलता है, बाइल जूस निकलता है, बाइल रस, जिसको पित्त रस बोलते हैं। बाइल जूस ये कहाँ स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं या पित्त की थैली बोलते हैं। कभी कभी सुना होगा कि इसमें स्टोन हो जाता है। तो ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस ये लाल भूरे रंग का होता है, और यहाँ पे पित्तरस जो होता है वो पाचन में काम करता है। पित्तरस का काम होता है खाने को बेसिक बनाना। अभी खाना कैसा आ रहा था, हमारा पेट से एसिडिक आ रहा था ना, एसिडिक मतलब अम्लीय आ रहा था। अब खाना कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियाज में जो एंजाइम है वो कहते हैं हम खाने पर तभी काम करेंगे जब खाना कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसीलिए ये बेचारा क्या करता है, खाने को क्षारीय कर देता है, यानी कि पित्तरस का काम होता है खाने को बेसिक कर देना। अब इसी पित्तरस में कुछ बाइल सॉल्ट भी पाए जाते हैं, पित्त लवण भी पाए जाते हैं। अब ये पित्त लवण का काम होता है फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटा कर देना, फैट को तोड़ना, ऐसे याद रख सकते हो, फैट को तोड़ना, लेकिन पूरा फिनिश नहीं करना, केवल बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटा कर देना ताकि वो इमल्सिफाइड फैट बन जाए। ये मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता रही हूँ, लेकिन ये ना ऐसे पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे ये पहुँच गया कहाँ पे, छोटी आंत में इसने अपना रस डाल दिया। खाना कैसा हो गया, अभी तक अम्लीय था, अब कैसा हो गया, बेसिक हो गया। अब एक्टिव हो जाएगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। ये जो ग्लैंड होती है पेनक्रियाज, इससे जो पेनक्रियाटिक रस निकलेगा, इसमें आ जाते हैं लाइपेज। पेनक्रियाटिक रस का नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं बताया गया, मैं बता देती हूँ। जो एंजाइम निकलता है वो है लाइपेज और ट्रिप्सिन, दो इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, थोड़ा प्रोटीन उसने तोड़ा था पेप्सिन ने, अब ट्रिप्सिन तोड़ देगा। और लाइपेज का काम होता है फैट को तोड़ना, कौन से फैट को, इमल्सिफाइड फैट को, क्योंकि अब तो फैट बड़े ग्लोब्यूल्स वाला छोटा हो गया है, अब छोटे वाले को और छोटा करना है, तो ये लाइपेज कर देगा। अब जब पैनक्रियाज और लीवर का काम खत्म हो गया, तब छोटी आंत कहता है तुम लोग कर चुके, अब मैं करूँगा अपना काम। तो छोटी आंत में भी कुछ रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, वो फाइनली कंप्लीट पाचन करते हैं। तो अगर पूछा जाए कंप्लीट पाचन कहाँ पे होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है कंप्लीटली, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, और फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे होता है ये काम खत्म, छोटी आंत वाला। अब क्योंकि खाना पूरी तरीके से पच गया है, तो खाने में ऐसी उंगली जैसी, जो छोटी आंत है उसमें उंगली जैसी संरचना होती है, इसको विली कहते हैं, इसको विली कहते हैं। विली को हिंदी में दीर्घ रोम कहेंगे, हाँ दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। इनका काम होता है खाने को एब्जॉर्ब करना। इसमें होता क्या है, इसमें ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, जिनके द्वारा एकदम पचा हुआ भोजन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो वेस्ट होता है खाना, वो खाना कहाँ जाएगा, वो खाना जाता है बड़ी आंत में, मतलब जितना एब्जॉर्ब होना था हो गया, उसके बाद बचा कुचा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत क्या होता है, छोटी आंत से छोटी होती है, मतलब उल्टा होता है जस्ट, ये 1.5 मीटर होती है, वो 6 से 7 मीटर थी। यहाँ पे पानी और लवण का अवशोषण हो जाता है, जो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है और सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड जो मटीरियल होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। इसको इजेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है, एसिमिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो विली ने खाना लिया है उसको हम यूज़ करेंगे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। यहाँ पे होता है ह्यूमन डाइजेशन खत्म। काफ़ी लंबा टॉपिक था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा सुनेंगे तो फिर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है घास चरने वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाचन कैसा होता है। तो ये क्या खाते हैं, ये पत्ते वत्ते खाते हैं, तो इनमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। अब सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो जटिल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, इसको पचाना ईजी नहीं होता है। इसीलिए इन लोगों का, जैसे अगर हम गाय की बात करें तो इनके जो मांस होता है, पेट होता है, वो 4 भागों में बटा होता है। सबसे बड़े भाग को रूमेन बोलते हैं। अब रूमेन की वजह से इन जानवरों को रूमिनेंट भी बोलते हैं। रूमेन का काम होता है, जिसे आपने देखा होगा गाय वगैरह क्या करती है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, लेकिन फ्री टाइम में उसको फिर कटिंग करते हैं, यानी कि जुगाली करते रहते हैं। आंशिक पाचन होता है, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा भर लेते हैं यहाँ पे रूमेन में, उसके बाद धीरे 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 करके वो जुगाली करते रहते हैं। तो रूमेन में जो जल्दी निगलने का काम हो गया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इसको अर्धनाल जो बताइए। अर्धनाल कहाँ पाई जाती है, अर्धनाल जो स्टमक होता है और उसके
स्टमक के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। हाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको सीकम या फिर कैकम भी कहते हैं, जो भी प्रोनाउंशिएट करें आप। अर्धनाल या फिर सीकम कहते हैं, मैं सीकम बोल रही हूँ। इसी की वजह से इनके में सेलुलोज का पाचन अच्छे से होता है। हमारे में मानव में ये चीज़ नहीं पाई जाती, इसी वजह से हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ से। अच्छा, इस सीकम में होता क्या है, इसमें कई सारे कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनका काम होता है उस सेलुलोज को तोड़ना, ठीक है। और हमारे में वो चीज़ नहीं मौजूद होता है, वो बैक्टीरिया नहीं मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। अब अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, अमीबा वाला समझ लेते हैं। अमीबा का तो पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होता है, केवल एक कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें इसका कोई भी पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। जैसे खाना आया, अब इसका मैं रफली बता देती हूँ। खाना आया तो क्या बनाते हैं, एक फॉल्स फीड बनाते हैं, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, कि एक मुंह जैसा अपनी संरचना बना लेता है उस खाने को लेने के लिए, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीड कहते हैं। इसके द्वारा ये खाना पकड़ता है एंड देन फिर वैक्यूल बनेगा। वैक्यूल में क्या होता है, वैक्यूल में कुछ एंजाइम वगैरह निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं जो उस खाने को खाना खा लेंगे। और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहीं से भी निकल जाता है। रस जो खाद्य दानी है, इसी को वैक्यूल में बोल रही हूँ, वैक्यूल बोलते हैं इसको। वैक्यूल के द्वारा उसमें पाचन होता है और फिर कहीं भी वैक्यूल के द्वारा वो एक्सक्रीट कर देते हैं। तो सीडोपोडिया यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए अमीबा कैसे करता है, किसके माध्यम से खाना लेता है, तो सीडोपोडिया या फॉल्स फीड के द्वारा खाने को लेता है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये मतलब अगर दस्त वगैरह आने पे इसको दिया जाता है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। चैप्टर 1 पे आता है। चैप्टर 1 है जल और जंगल। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। 22 मार्च को जल दिवस, फिर पृथ्वी आएगा तो 22 अप्रैल, फिर जैव विविधता आएगा 22 मई। जल चक्र को हम डिटेल में क्लास 6 में समझ चुके हैं। और जल चक्र में ये ज़रा हिंदी में जो दे रखा है, इसके सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा कि जल भौम है, विपस्वा है, घन सन है और दलवा। ये मतलब कुछ हिंदी में एकदम नए वर्ड है जो मैंने पहली बार सुना, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है एंड देन प्रिसिपिटेशन होता है। तो इन तीनों प्रोसेस से ही पूरा जल चक्र चलता है। भौम जल क्या होता है, तो ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे होता है। अब जल भर क्या होता है, तो जो भौम जल होता है यानी कि भूमि जल होता है, उसके स्तर के नीचे मृदा तथा कठोर चट्टानों की परतों के बीच में, मिट्टी और कठोर चट्टानों के बीच में कुछ पानी रहता है, कुछ पानी का भंडार रहता है। इसको जल भर कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। तो इस जल को समांतर नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। तो ये जल भर देखिए भूमिगत जल है, और ये जल भर और नीचे रहता है जो कि मिट्टी और कठोर चट्टानों के बीच में रहता है। जल प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो जल प्रबंधन के लिए मतलब जो अगर खेतों में पानी दे रहे हैं, पानी की ज़्यादा बर्बादी ना हो, तो 2 मेथड इरिगेशन के 2 मेथड इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन मेथड, मतलब जिसमें बूंद बूंद खेती होती है, जड़ों में सीधा पानी जाता है, और स्प्रिंकल वाली होती है, स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। इससे जल की जो खपत होती है वो कम होती है। अब जंगल में यहाँ पे बिहार के बारे में बताया गया कि पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। वैशाली में बरेला अभ्यारण्य है, सेंचुरी है। मुंगेर जिले में भीमबंध अभ्यारण्य है। भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पे है, मुंगेर जिले में है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। तो जो वाल्मीकि वाला है वो तो हमको याद है, पश्चिम चंपारण में है, लेकिन ये जो पार्ट है इसको अच्छे से याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, कि वैशाली में बरेला है, मुंगेर में भीमबंध है, गया में गौतम बुद्ध है, और रोहतास जिले में कैमूर सेंचुरी है। फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन जैसे वन में फूड चेन है, तो यहाँ एक एग्जांपल देके बताया गया कि पेड़ है, घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। तो ये एक फूड चेन होती है, मतलब एक जीव पे दूसरा जीव निर्भर है ऐसे करके, और ये एक सीक्वेंस में चलती है। जबकि फूड वेब क्या होता है, फूड जाल क्या होता है, वो एक पूरा ऐसे मिक्सचर टाइप में होता है, वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता। जैसे ये यूनी डायरेक्शनल है, एक दिशा में चल रहा है, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसे करके एक मल्टी डायरेक्शनल आप समझ सकते हो जाल टाइप का होता है, उसको फूड वेब कहते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, तो यहाँ पे एक लैंडरमैन का 10% लॉ है। 10% लॉ ये कहता है कि जितना भी
एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो केवल 10% जाती है। अगर इसके पास 1000 कैलोरी थी तो 1000 कैलोरी का 10% इसके पास 100 ही जाएगा, फिर इसके पास 10 जाएगा, इसके पास 0.1 जाएगा। अच्छा, ये फूड चेन में इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई एक जीव भी अगर नष्ट हो जाता है तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भरता रहती है। अगर शेर ख़त्म हो गए तो क्या हो जाएगा, हिरन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर हिरन ख़त्म हो गए तो शेर को खाना कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से आपस में डिपेंडेंसी रहती है। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है, हम लोग ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बस रफली एक बार सुन लेते हैं कि वन क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकने का काम करता है, और उसके अलावा वनों से हमको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे ये चैप्टर भी होता ख़त्म। और उसके अलावा हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे भूमिगत जल का जो स्तर कम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और उसका हम लोग शोधन ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अननेसेसरी बहाना, इन सारी चीज़ों से। तो वो अंडरस्टैंडिंग बेस है, उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। एक और चीज़, जो मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है, तो वो क्या होता है, जितनी भी सूखी पत्ती होती है, परत होते हैं, उनको छोटे छोटे जीव खाते हैं, खा करके उसको ह्यूमस बनाने का काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको आप आंखों से नहीं देख सकते हो। तो ह्यूमस क्या होता है, जो पत्तियों को सड़ा करके जो बनता है, पत्तियों और घास को सड़ा करके जो बनता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो मिट्टी की उपजाऊपन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस। यहाँ से स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर। इसमें हम लोग हीट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे नापते हैं टेम्परेचर को, तो थर्मोमीटर से नापते हैं, ये हमको अच्छे से पता है। जिससे हम शरीर का तापमान नापते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, यानी कि डॉक्टरी थर्मोमीटर बोलते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होती है इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और फ़ॉरेनहाइट में देखा जाए तो 94 से 108 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होती है। सी और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो सी और एफ के बीच में रिलेशन जल्दी से याद कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर चेंज करने को आता है तो आप कर सकते हो। 9/5 C + 32 बराबर फ़ॉरेनहाइट। मतलब अगर हमको सी पता है तो हम एफ निकाल लेंगे, एफ पता है तो सी निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता है। केल्विन और सेल्सियस के बीच का रिलेशन होता है केल्विन = C + 273। केल्विन = C + 273 यहाँ से हम निकाल लेते हैं। अगर सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। ये उसी का कन्वर्ट करके यहाँ बताया गया है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे थर्मोमीटर की रेंज क्या थी, 35 से 42 होनी चाहिए थर्मोमीटर की रेंज, और जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या निकाला गया, एक औसत ताप निकाला गया। ऐसा नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये वैरी भी करता रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अब लैब थर्मोमीटर क्या होता है, जो प्रयोगशाला में तापमान नापने के लिए उपयोग किया जाता है उसको लैब थर्मोमीटर कहते हैं। इसका जो रेंज है वो कितना होता है, तो इसका रेंज यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है। यहाँ होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो -10 से लेकर के 110 तक होता है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें मरकरी भरी होती है। और मरकरी कैसा होता है, जो थर्मामीटर में भरा होता है वो मरकरी होता है, और मरकरी पॉइजनस होता है। ठीक है, तो मरकरी कैसा होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, और ये एकमात्र मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही है, क्लास 10th में या 9th में है ऐसा, कि इट इज़ अ एक्सेप्शन। क्योंकि एक्सेप्शन अपवाद इसलिए है क्योंकि ये मेटल होने के बावजूद ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, जो जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड में कंडक्शन के द्वारा होता है ट्रांसफ़र। कैसे होता है मैं बताती हूँ। इसको हिंदी में चालन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप लोहे की एक छड़ लेते हैं और यहाँ पे हीट करते हैं, तो आप देखेंगे जो गर्म पार्ट से ये इधर वाला ठंडा पार्ट है, धीरे धीरे करके ये हीट होते होते इधर की ओर वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं चालन, यानी कि कंडक्शन। तो ये सॉलिड में होता है। लिक्विड और एयर में कैसा होता है, लिक्विड और एयर में वो होता है कन्वेक्शन होता है। लेकिन उससे पहले यहाँ जानते हैं कि चालक और कुचालक क्या होता है। तो चालक मतलब कंडक्टर वो होता है जो कि हीट को कंडक्ट कर लेता है, जिसमें हीट प्रवाहित होती है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें हीट प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं उनको ऊष्मारोधी भी बोलते हैं। ऊष्मारोधी क्योंकि इसमें ऊष्मा पास ही नहीं होगी, जैसे कि एयर हो गया और ऊन हो गया, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं बता रही थी कि लिक्विड में कैसा होता है हीट का ट्रांसफ़र, सॉलिड में कैसे होता था चालन के द्वारा, लिक्विड में कैसे होगा संवहन के द्वारा। इसको इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन कैसे होता है,
इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आप पानी गर्म करते हो ना, तो पानी में क्या होता है कि जैसे नीचे हीट दी जा रही है, तो पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा। अब ये पानी गर्म होकर के ऊपर जाता है, तो ऊपर ठंडा वाला पानी नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि पूरा पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। ठीक है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन या संवहन। एयर में भी ऐसा ही होता है। एयर में जैसे मैंने विंड वाला जब टॉपिक बताया था ज्योग्राफी में, क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। ये ऊपर उठती है एंड नीचे आती है, और सच में ऊपर उठ गई। तो फिर ऐसे ना एयर क्या करता है, एयर में भी कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन होता है, इसके द्वारा वो गर्म ठंडा होता रहता है। अब आ जाता है कि यहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ेंगे। लैंड ब्रीज मतलब थल समीर और समुद्री समीर। दिन के टाइम में याद रखिएगा समुद्री समीर चलता है, मतलब समुद्र से हवा लैंड की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं समुद्री समीर। और रात के टाइम में थल समीर चलता है। अब ऐसा क्यों होता है तो हमने बताया था, इसको डिटेल में मैंने ज्योग्राफी में बताया, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। यहाँ पे भी मैं बता ही देती हूँ थोड़ा बहुत, कि दिन के टाइम क्या होता है, ये गर्म है और ये ठंडा है दिन के टाइम। तो जो गर्म है तो यहाँ की हवा ऊपर जा रही है, उसको भरने के लिए इधर से ही तो हवा आएगी ना, तभी तो विंड चलती है ना। लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, ऐसा बताया था मैंने। तो इसको हम बोलते हैं दिन के टाइम में सी ब्रीज। और रात के टाइम में उल्टा होता है, रात के टाइम में ये ठंडा हो जाता है, ज़मीन ठंडी हो जाती है जल्दी, जबकि ये अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये गर्म है तो इसकी हवा ऊपर जा रही, तो यहाँ से भरने के लिए इधर हवा आएगी। इसी को बोलते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दिन और रात वाला हो गया। अब आता है कि हमारे वातावरण में कैसे होता है, तो जो सूर्य की ऊष्मा होती है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा यहाँ तक आने के लिए रेडिएशन होता है, विकिरण माध्यम से पहुंचती है। तो 3 ट्रांसफ़र हमने पढ़े हैं, पहला पढ़ा कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन ठोस में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड में और एयर में होता है, और जबकि रेडिएशन जो होता है इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसा कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कोई भी माध्यम, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सर्दियों तथा गर्मियों में पहनने वाले कपड़े। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बताया गया है कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो अवशोषण अच्छा करते हैं, वो हीट को अच्छा एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए जाड़े में गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जबकि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं करते हैं। तो गर्मियों में वैसे पहनना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल से भी समझाया गया था कि एक काला बर्तन है और एक सफ़ेद बर्तन है, तो काले बर्तन वाला पानी जल्दी गर्म हो जाएगा अगर हम धूप में रखते हैं, तो सेम टाइम के लिए रखते हैं तो काले बर्तन वाला ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके अलावा बताया गया कि जो ऊन होता है, ऊन में ऐसा क्या होता है, ऊनी वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा रोधी है, यानी कि इंसुलेटर होता है, ये हीट को कंडक्ट नहीं करता। इनके बीच में क्या पाई जाती है, वायु होती है। जो हम कपड़े पहनते हैं उनके बीच में ट्रैप में वायु फंसी होती है। अब वायु क्या करती है, जो हमारे अंदर की ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देती है, इसी वजह से हम गर्म महसूस करते हैं। 4th चैप्टर है गति एवं समय। इसमें हम लोग मोशन और टाइम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ ज़्यादा तो जो मेन है इम्पोर्टेंट वो बताती हूँ मैं। टाइम के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। हाँ, तो टाइम के बारे में, टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, जबकि और भी यूनिट है, मिनट है, आवर्स है, लेकिन एसआई यूनिट सेकंड होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। क्वांटिटी होती है, चाल होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को हिंदी में अभी नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन चाल स्केलर दो तरीके की क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो चाल कैसी है, चाल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या है, मैंने बताया मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वेग जिसको कहते हैं हिंदी में, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है दोनों की। हाँ, हमारे जो गाड़ी में लगा होता है वो होता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलती है, ऑडोमीटर से दूरी पता चलती है। तो देखा होगा यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, वो कितना आपने चला वो बताता है, कितनी दूरी ट्रैवल की है अभी तक इस गाड़ी ने, तो उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। और ये जो ये स्पीड बताता है, ये सुई जो बता रहा है, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं। शॉर्टकट ट्रिक है, 5/18 से गुणा करेंगे, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, उल्टा जाना है, तो 18/5 से गुणा करते हैं।
एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, अगर दूरी और समय का ग्राफ क्या देता है, तो दूरी और समय का ग्राफ हमको स्पीड देता है, ठीक है, या वेलोसिटी कह सकते हो, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है तो स्पीड देता है। ये सब डिटेल में 9th और 10th में है, तो वहाँ कवर हो जाएगा आपका। उसके अलावा यहाँ पे आता है कि समान गति क्या होती है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही, जैसे अगर हम कहें हर एक सेकेंड में हम 2 मीटर चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। पेंडुलम वाला एक बार देख लेते हैं। पेंडुलम क्या होता है, इसमें जो लोलक होता है वो पेंडुलम वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इस पूरी जो मोशन होता है इसको बोलते हैं ओसिलेशन, पूर्ण दोलन बोलते हैं। और यहाँ पे एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में लगा समय होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर 5, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज में मोस्टली जो रिएक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली रिएक्शन यहाँ बताई गई है कि अगर कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन की एक कील है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर निकलता है। अब इसको मैं यहाँ पे कलर याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का कलर होता है नीला, ठीक है, CuSO4। और इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। एक जो कॉपर सल्फेट होता है वो 5 वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, ठीक है। इसी वजह से इसका कलर नीला होता है। अगर सिर्फ इसको हम गर्म करते हैं अकेले तो ये सिर्फ CuSO4 बचेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, तब इसका कलर वाइट हो जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट था, लेकिन है NCERT का ही। यहाँ पे कॉपर सल्फेट को जब मैंने आयरन नील के साथ कराया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, जिसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 5 टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें से एक रिएक्शन होती है विस्थापन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट डिब्बा है, हाँ, जब खाने वाले सोडे में अगर हम नींबू डालते हैं, खाने वाले सोडे में अगर नींबू डाला जाएगा तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। अगर कोई भी जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला याद करते हैं NaHCO3, ठीक है, ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ये इसमें अगर हम कोई भी नींबू या कोई भी एसिड डालते हैं, कोई नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और इसमें इमली में टर्टरिक एसिड होता है, इस तरह टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये जो एसिड है इनके नाम याद रखिएगा। तो ये जब हम डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, जो बुदबुदापन एक अगर आप मिलाकर देखेंगे तो कुछ बबल्स बनेंगे, वो CO2 के बबल्स होंगे। अब इसी CO2 को अगर हम चूने के पानी का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर हम CO2 डालते हैं तो CO2 को मिक्स कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसको मार्बल कहते हैं या स्टोन कहते हैं या चॉक कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा हो जाता है, जो चूने के पानी का कलर दूधिया हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कौन सी गैस चूने के पानी को मिल्की कर देती है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, तो CO2 हो जाएगा। लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस कर देती है, CO2 कर देती है। किस वजह से वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि वो मिल्की वाला सब्सटेंस क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ पे CO2 की खोज कैसे हुई, इसकी स्टोरी बताई गई है कि CO2 की खोज सबसे पहले इसकी दिशा में पहला जो काम किया था वो जॉन हेलमोंड ने किया था। अब ये आपको NCERT में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जॉन हेलमोंड का नाम याद रखिएगा कि CO2 से संबंधित है। 1630 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा कि ये चारकोल को जलाया तो चारकोल पहले जितना था, फिर जलने के बाद जो राख बची वो कम हो गया था उसका मास। तो उनको ये लगा कि कुछ तो ऐसा है जो कि चेंज हो गया, कुछ तो गैस फॉर्म में निकल गया। अब उन्होंने फिर आगे क्या किया, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि जब 10th में आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 टाइप का होता है, एरोबिक एनारोबिक। तो जो फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस होती है वो एनारोबिक होती है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, वहाँ पे CO2 निकलता है। या हमारे में ही बात करें एरोबिक वाले में तो क्या होता है, CO2 निकलता है ना, जो प्रोडक्ट होता है वो CO2 निकलता है, वाटर निकलता है, 38 ATP एनर्जी मिलती है हमको। तो वो जो CO2 निकल रहा है उनको ये चीज़ पता चला कि हाँ, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर हुआ कि हाँ, यहाँ पे CO2 गैस होती है। अब क्या होता है, इसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किसने किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण हैं उनके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया जोसेफ ब्लैक ने। तो हेलमोंट ने सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन उसके ऊपर विस्तृत अध्ययन किया
किया है जोसेफ ब्लैक ने, ठीक है, ब्लैक ने 1756 में किया। इन्होंने जो चूने का वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, चूने के पानी में डाला तो देखा वो मिल्की हो गया, और जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर बोला, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चूने के पत्थर को गर्म करने पे, अच्छा यहाँ थोड़ी दूसरी रिएक्शन की है इन्होंने, चूने के पत्थर को गर्म करने पे या अम्लों के साथ क्रिया कराने पे गैस निकलती है। तो चूने के पत्थर को अगर हम देखें तो CaCO3 है मान लीजिए, इसको अगर हम हीट करते हैं, ये रिएक्शन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं और साथ में CO2 निकलती है। तो ये इन्होंने उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि इस एयर को, जो गैस निकली थी उसको फिक्स एयर बोला गया था। तो फिक्स्ड एयर किसको कहते हैं, CO2 के कहते हैं। एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो ड्राई आइस भी सॉलिड CO2 को बोलते हैं, ठीक है, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। तो इस आधार पे जोसेफ ब्लैक ने बताया था कि जीवों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है या जो सूक्ष्म जीव फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 निकलता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीजन हमको पता है कि हमारे जीवित रहने के लिए तो ज़रूरी है ये, साथ में ज्वलनशील गैस भी है, मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया, उसको डिटेल जानना इतना ज़रूरी नहीं है, वो मोमबत्ती वाला होता है या फिर KMnO4 वाला होता है। तो KMnO4 को, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कहानी ये रही है कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, मतलब इसके बारे में सबसे पहले बात की है जोसेफ प्रिस्टले ने, तो इनका नाम याद रखिएगा। वहाँ पे हेलमोंट थे, हेलमोंट ने CO2 के बारे में बात की, देन ब्लैक ने पूरा गुणधर्म को समझा दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन को प्रिस्टले हैं, ठीक है। प्रिस्टले ने वही मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि मोमबत्ती रखी, जब तक कि ऑक्सीजन है तब तक जलेगी वरना वो बुझ जाएगी। पुदीने की पत्ती रखी थी तो उसने फिर से वहाँ पे क्या कर दिया, पुदीने की पत्ती ने फिर से वहाँ पे ऑक्सीजन गैस ला दी, जिसकी वजह से वो जलने लगी थी। अब फ्रांस के एटॉन लेवाइजले ने प्रिस्टले से सुना कि कैसे उन्होंने हवा में ऑक्सीजन अलग की, ऑक्सीजन के गुण क्या है। लेवाइजले ने स्वतंत्र रूप से पिस्टले के प्रयोग की पुष्टि की, मतलब पहले पिस्टले ने काम किया, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रूप से जो ज़्यादा काम किया वो एटॉन लेवाइजले ने किया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिसिपिटेट क्या होता है, यानी कि अवक्षेप क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शन जब दो सोल्यूशन को मिलाने पे, दो सोल्यूशन हैं उनको मिलाने पे जो आपका प्रोडक्ट बने वो एक सॉलिड बने, जो कि सल्यूबल नहीं हो, इनसल्यूबल हो, ठीक है। सॉलिड बन गया है तो कैसे मतलब वो डिज़ोल्व होगा, तो उस सॉलिड चीज़ को हम बोलते हैं अवक्षेप यानी कि प्रिसिपिटेट, और उस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं अवक्षेपण यानी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4 को हम के साथ जब हम चूना पानी मिलाते हैं यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, CuOH का होल ट्वाइस बनता है और CaSO4 बनता है। इनके कलर क्या है उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है, इसको नीला थोथा भी कहते हैं हिंदी में। और चूने का पानी हो गया, यहाँ पे ये देखिए अवक्षेप बन रहा है, मतलब ये सॉलिड बन रहा है और ये भी सॉलिड बन रहा है। अब यहाँ पे एक ये वाली जो रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि अगर हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं, CuOH का होल ट्वाइस को हम हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और जल निकलता है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, अवक्षेप होता है। तो एक बार पॉज करके इस रिएक्शन को एक बार माइंड में बैठा लीजिएगा कि कॉपर सल्फेट और चूने का पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, ये यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, मतलब ये इसकी जगह लेता है और ये इसकी जगह लेता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन वो परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिलते हैं, मतलब नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जबकि फिजिकल चेंज में क्या होता है, जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं, जैसे रंग, आकार, इन सब में परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब केमिकल चेंज हुआ है कैसे पता चलेगा, तो या तो हीट निकल रही है, या तो प्रकाश निकल रहा है, तो ध्वनि पैदा हो रही है, या फिर गंध आ रही है, कोई उसका स्मेल में चेंज हो जा रहा है क्या, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो सॉलिड हो गया, तो रंग में परिवर्तन है। तो ऐसे कोई भी चेंज होता है तो हम वहाँ पे कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। जैसे स्टेट में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज, स्मेल में चेंज और एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट मिलना, तो केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताए गए, जैसे कि चावल पकाना, पटाखों का विस्फोट, भोजन सामग्री का बासी होना, सेब का रंग बदलना, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, लोहे में जंग, ये सारे केमिकल चेंज होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज, लेकिन मेल्टिंग ऑफ
कैंडल इज़ अ, अगर कैंडल पिघल रही है तो वो फिजिकल चेंज होगा। लोहे में जो जंग लगता है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन की यानी कि जल वाष्प ज़रूरी है। अगर इनको हटा दिया जाए, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी गया है कि अगर हम यहाँ गर्म पानी लिया था और यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में जंग नहीं लगेगी, जबकि इसमें आधा पानी रखा है और आधे में एयर है, इसमें जंग लग जाती है। समुद्र तट के निकट जो लोहा होता है उसमें जल्दी जंग लगती है, क्योंकि जो सॉल्ट उसमें उस पानी में सॉल्ट होता है, तो लवण युक्त जल क्या करता है? जंग लगने की प्रक्रिया की दर को बढ़ा देता है। अब जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं? तो उसके लिए कई प्रोसेस होते हैं, जैसे एनोडीकरण, गैल्वेनाइजेशन, पेंट करना, ग्रीस करना, तो वो सारी मोस्टली चीज़ें हम लोग को पता होती हैं। यहाँ पे उसके अलावा जैसे कि यस दलेपन जो यहाँ बताया गया है, यस दलेपन में क्या होता है कि ये लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जैसे लोहे को अगर हमको बचाना है कोरोजन से, रस्टिंग से, तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। ठीक है। स्टेनलेस स्टील होता है, लोहे में क्या मिला दिया जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इनको मिला दिया जाता है, जिससे इस पर जंग नहीं लगती है, मतलब एलॉय बना दिया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन तो क्रिस्टल बनाना, जब जिसमें क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, जैसे कि नमक वगैरह की मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल फॉर्म में दिखाया गया है कि इनके रवे हैं। और उसके अलावा जैसे बलून का फूलना या पिचकना, ये एक भौतिक चेंज है, क्योंकि बलून तो वही रहा ना, इसमें कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, यानी कि फिजिकल चेंज हो गया। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वो चेंज जिसमें कुछ भी नया पदार्थ नहीं मिलता है, बल्कि उनके आकार, आकृति, रंग, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम कहें बर्फ़ का पिघल जाना इज़ अ भौतिक चेंज, यानी कि फिजिकल चेंज। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इनमें हम प्लांट के बारे में जानेंगे। तो प्लांट क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ। देखिए, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट और एल्गे हो गया। यहाँ पे हेटरोट्रॉफ में आ जाते हैं, जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि स्वपोषियों के ऊपर, जो हरे प्लांट हैं उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। या अन्य जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की। इसके लिए आपको ये डिब्बा याद करना होगा। जल और खनिज लवण मिट्टी से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। CO2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती हैं प्लांट में? तो ग्रीन पार्ट में, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पे होती है। स्टोमेटा के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ क्लास 6 में। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, और सेम टाइम पे ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया भी होती है, मतलब वाटर का बाहर निकलना जलवाष्प के रूप में इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है। पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो एक हरे वर्णक के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेन एलिमेंट पाया जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है इसके सेंटर में। और इसकी एक कहानी यहाँ पे बताई गई। कहानी क्या, मतलब एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे, हेलमोंट, वही हेलमोंट। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब पेड़ में, गमले में मिट्टी रखी और उन्होंने बिलो का एक पेड़ लगाया, बिलो वही जिससे क्रिकेट बैट बनता है, और 5 साल तक सींचा। तो देखा कि मिट्टी के वजन में कुछ भी कमी नहीं आई है, लेकिन जो पौधा है उसका वजन बढ़ गया है, उसका वजन अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इससे ये पता चलता है कि केवल पौधे का जो वृद्धि होती है केवल मिट्टी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि और चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद प्रिस्टले ने किया था, तो प्रिस्टले ने वो अलग 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला, जलती मोमबत्ती को रखा था, देखा था थोड़ी देर में बुझ गई है, मतलब इन्होंने गैसेस के बारे में जानने की कोशिश की थी। दूसरा, चूहे को एकदम बंद रखा था, तो देखा थोड़ी देर में वो बेचैन हो गया है। और तीसरा उन्होंने क्या किया था, तीसरे में उन्होंने वो पुदीने के पौधे रखे थे, और पुदीने के पौधे रखने के बाद उन्होंने लेंस की सहायता से मोमबत्ती को जलाया था, एकदम बंद जगह पे रखी थी मोमबत्ती, और यहाँ पे पुदीने का पेड़ भी रखा था, ठीक है, पौधा भी रखा था। तो इससे इनको ये क्लियर हो गया, इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली ये क्लियर हो गया कि पौधे क्या करते हैं, हवा को शुद्ध भी करते हैं। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन देते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट आप प्रिस्टले ने किया। एंड फाइनली एक और वैज्ञानिक रहे थे, इंगेनहॉज ने ये क्लियर कर दिया, मतलब वही प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट को और आगे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, पौधे के हरे भाग से ही ये काम होता है। जो हवा शुद्ध हो रही है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन दी जा रही, तभी तो मोमबत्ती जलती होगी ना, तो वो जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो पौधे के हरे भाग से दी जा रही है। यहाँ पे होते हैं ये तीनों वैज्ञानिकों का काम, मतलब जितना भी उन्होंने बताया वो बता दिया मैंने। अब आती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसकी रिएक्शन यहाँ दे रखी, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको क्लियर करती हूँ। 6 CO2
12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन है जो कि फोटोसिंथेसिस वाली होती है। लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो याद होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर रूट से लेते हैं, एंड देन कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, साथ ही साथ वाटर भी निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं, तो ये मैंने बताया भी था कि प्लांट अपना भोजन मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, जबकि जो एनिमल होते हैं जैसे मानव है वो अपना भोजन किस रूप में स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि मंड इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, इसी से वसा और प्रोटीन बनती है। प्रोटीन के लिए थोड़ा सा नाइट्रोजन की आवश्यकता और होती है, तो नाइट्रोजन वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। लेकिन यहाँ पे अभी आएगा तो बताती हूँ मैं। वैसे मुख्य स्रोत क्या होता है ऊर्जा का, तो सूर्य होता है। एक और चीज़, प्रकाश संश्लेषण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस से कि यहाँ पे कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है, तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि श्वसन के लिए, देखिए मैंने क्लास 6 में इसको डिटेल में बताया कि जो प्लांट होते हैं ना वो सिर्फ O2 निकालते नहीं हैं, O2 लेते भी हैं। नॉर्मल अगर वो श्वसन करेंगे तो वो हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं, O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं। लेकिन जब दिन के टाइम प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस टाइम ये O2 ज़्यादा निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोग के माइंड में ये चीज़ रहता है कि यार प्लांट तो बहुत अच्छे हैं, वो केवल ऑक्सीजन देते हैं और लेते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन भी वो लेते हैं, वो एज अ श्वसन जब प्रोसेस करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ये दिन रात जो श्वसन वाला प्रोसेस है वो दिन रात हमेशा चलता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो सिर्फ दिन में चलता है प्रकाश की उपस्थिति में। अब यहाँ बताया गया है कि कुछ जो लाल, बैंगनी, भूरे रंग की पत्तियाँ होती हैं वो उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो जो दूसरे रूप में छुपा होता है, दूसरे रंग के रूप में वो छुपा होता है। मतलब ऐसे समझिए एक्चुअली ये होता क्या है, प्लास्टिड होते हैं। तो प्लास्टिड जो होते हैं ये मतलब कलरफुल, जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्रोमोफिल हो गया, इस टाइप में होते हैं। तो यहाँ पे उनमें होता है, लेकिन जो पीले धब्बे वाली पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ओवरऑल होता कहाँ पे है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। ये बात याद रखनी थी आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए प्लांट अपने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये गैस फॉर्म में होती है ना, और प्लांट इसको नहीं समझते। तो प्लांट क्या समझते हैं, प्लांट समझते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये प्लांट नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो यौगिक होते हैं उनको समझते हैं, उनकी वृद्धि के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो इनका काम कौन करेगा, इनकी जड़ों में कुछ एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो दलहनी फसलों में पाया जाता है। ये इसका काम होता है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में बदलना, या और भी अन्य बैक्टीरिया होते हैं तो ये हो जाते हैं। उसके अलावा जो खाद वगैरह भी दी जाती है जो नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जैसे अगर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विषमपोषी क्या होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ आपने समझ लिया, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। विषमपोषी न्यूट्रिशन यानी कि हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन वो होता है जो दूसरे पौधे या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होता है। एग्जाम्पल में यहाँ इन्होंने अमरबिल की बात की है। तो विषमपोषी 2 टाइप है। ठीक है, विषमपोषी में 2 टाइप है। पहला आपका आ जाता है पैरासाइट जिसको परजीवी बोलते हैं, और दूसरा आ जाता है सेप्रोफाइट जिसको मृतोपजीवी बोलते हैं। तो पैरासाइट वो होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, तो खाना कैसे बनाएंगे, और जब उनके ऊपर पत्तियाँ नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो फिर जैसे अमरबेल है जिसको कैस्केटा बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें कोई पत्ती नहीं होती, कोई क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये दूसरे पेड़ों पे निर्भर रहता है। तो जो दूसरे पेड़ों पे रह करके अन्य पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, इनको बोलते हैं पैरासाइट, या हिंदी में बोलते हैं परजीवी। और जिनके ऊपर, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, इस पेड़ को क्या बोलेंगे, इस पेड़ को होस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये तो अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये क्या नाम है इसका, अमरबेल। हाँ, अमरबेल, तो इसको बोलेंगे परजीवी। तो परजीवी, अमरबेल को परजीवी, और इसको इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। जबकि परपोषी उसको बोलते हैं जिससे ये प्राप्त करते हैं, उसको परपोषी बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट वाले प्लांट के बारे में बताया गया है जो कीट भक्षी पौधे होते हैं। इनमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको ईवीएस के टाइम पे। इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। ये घोड़े का
घड़े के आकार का होता है। तो घड़े के आकार में ऊपर ढक्कन लगा होता है और जैसे ही इनके अंदर रेसा होता है, जैसे कोई कीट आता है तो फंस जाता है, और फंस जाता है तो इस घड़े के अंदर, घड़े का जो शेप होता है इसके अंदर कुछ पाचक रस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ये ढक्कन भी बंद कर लेता है, उसको खा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू। आप कॉमेंट करके बताइएगा कि पिचर प्लांट हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है। ये EVS का पार्ट है NCERT का, ठीक है। तो हिंदी में घटपर्णी पौधा कहते हैं। और एग्जाम्पल में वीनस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यू हो जाएंगे कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होता है, ये भी विषमपोषी न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉफ 2 टाइप के थे, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो मृत, जो खराब सड़ी गली चीज़ें होती हैं, मृत चीज़ें होती हैं, उन पे निर्भर होते हैं, उनकी सतह पे पाचक रस का स्राव करते हैं, जिसकी वजह से वो विलयन में यानी सोल्यूशन में चेंज हो जाता है और मिक्स हो जाता है। तो इनका होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ख़त्म करने का काम करते हैं। यहाँ पे कवक हो गया और सवाल हो गया। तो कवक को फंगी बोलते हैं और शैवाल को एल्गे बोलते हैं। तो एल्गे जो होते हैं वो तो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक संबंध होता है इन दोनों के बीच में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन का जो संबंध है, लाइकेन, ये जो होता है संबंध, ये इस संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक संबंध, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो दोनों होते हैं ये एक दूसरे पे, जैसे कि लाइकेन में क्या होता है, शैवाल और कवक के बीच में एक संबंध होता है, क्योंकि शैवाल तो अपना खाना खुद बना लेता है, लेकिन खाना बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। तो रहने के लिए जगह कवक दे देता है, और जबकि कवक अपना खाना खुद बनाता नहीं है, तो कवक क्या करता है, शैवाल से खाना ले लेता है। तो एक दूसरे पे दोनों निर्भर होते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। और ये राइजोबियम जो जीवाणु का नाम बताया था, कौन सी फसल में, दलहनी फसलों में पाया जाता है, जिसका काम होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे के रूप में चेंज करना, पौधे के जो नाइट्रोजन की यौगिक हैं उनमें चेंज कर देना। बदले में क्या होता है, बदले में पौधे इन्हें आवास दे देते हैं और पोषण दे देते हैं। तो ये यहाँ पे भी ये संबंध सहजीवी होता है, ठीक है, कि उनकी जड़ों में पाया जाता है, तो वहाँ पे वो रहने का अधिकार दे देते हैं, जबकि बैक्टीरिया उनके लिए काम कर देता है। बस यहाँ पे यही। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया गया कि और पोषक तत्वों की अगर कमी होती है तो हम ऊपर से खाद और उर्वरक दे देते हैं, जिनकी वजह से सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, हवा, आंधी और तूफान। यहाँ पे थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि जब हम गर्म पानी रखते हैं बॉटल में, और प्लास्टिक की बॉटल में, और ठंडे पानी में ऐसे रख देते हैं तो वो पिचक जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर का जो दाब होता है वो कम हो जाता है और बाहर का दाब अधिक होता है। बोतल के भीतर वायु का दाब बोतल के बाहर के दाब से कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोतल पिचक जाती है। और हवा हल्की होकर के, गर्म होकर के हल्की हो जाती है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको बस आप उतना याद रखेंगे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी में इसको डिटेल में समझ ही चुके हैं कि हवा की वेग बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। जब इनकी हवा की स्पीड बढ़ती है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो घटता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर लो प्रेशर एरिया है, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र है, तो हमेशा हवा उच्च दाब के क्षेत्र से चलेगी। निम्न दाब का क्षेत्र बनता ही कब है, जब यहाँ पे गर्म क्षेत्र होगा। गर्म होने पे हवा ऊपर उठ जाएगी तो इधर से हवा फिल करेगी, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जब हवा चलती है तो उस टाइम पे वायुदाब घटता है, लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे, और गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है। गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होकर के नीचे बैठती है। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, तो पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। 0 से 30 डिग्री का एरिया जो होता है, वो जो भूमध्य क्षेत्र वाला, विषुवत वाला ये एरिया जो होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। मैंने बताया था सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पड़ती हैं, जबकि इधर की तरफ तिरछी पड़ती हैं। तो बीच वाला एरिया ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ गर्म होकर के हवा ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठ गई तो यहाँ निम्न क्षेत्र आया, निम्न वायुदाब का क्षेत्र आया। इसको भरने के लिए ऊपर से हवा चलती हैं, ठीक है। इसको भरने के लिए ध्रुवों से हवा चलती हैं। जो ध्रुवों से हवा आ रही होती है, उच्च वायुदाब से हवा आ रही होती है, इन्हीं को हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें कहते हैं। अगर फेरेल्स के लॉ के अकॉर्डिंग देखें, एक फेरेल्स का लॉ है, फेरेल्स के लॉ के अकॉर्डिंग उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर जाती हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर जाती हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ अलग अलग क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो
यहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हवा कैसे चलेगी, समुद्र की तरफ से चलेगी। समुद्र की तरफ से जाएगी तो उस हवा में जलवाष्प की मात्रा होगी, और जलवाष्प की मात्रा होगी तो वो क्या करा देगी, बारिश करा देगी। इसी को मानसूनी हवा कहते हैं। स्टॉर्म क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है उसको आंधी कहते हैं। चक्रवात क्या होता है, तो इस सब हम लोग डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा है, यहाँ कुछ डिटेल में है भी नहीं ज़्यादा, तो वहाँ से आप डिटेल में समझ लीजिएगा। साइक्लोन ये होता है कि जब सेंटर में निम्न दाब का क्षेत्र होता है, सेंटर में निम्न होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो बाहर से ऑब्वियसली बाहर उच्च दाब का क्षेत्र होगा तो बाहर से तेज़ी से हवा आती है। तो बाहर से तेज़ी से हवा आती है जो एक चक्र का रूप ले लेती है, इसी को चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोन एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होते हैं। ठीक है, अब भी क्या नुकसान होते हैं तो हमको अच्छे से पता है कि कितना नुकसान कर देते हैं ये तो। अब हरिकेन और टाइफून क्या है, तो हरिकेन जो है ये उत्तरी अमेरिका में या फिर अटलांटिक महासागर में कह सकते हैं, और टाइफून जो होता है वो प्रशांत महासागर में आता है, पूर्व एशिया साइड में। हवा की दिशा जो बताता है उसको विंड वेन कहते हैं, दिशा सूचक को, और जो हवा की वेग को मापता है उसको एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, एनीमोमीटर मैंने आपको बताया था कि पानी की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में एक समरी करवाई थी तो उसमें बताया था, तो आप बताइएगा कमेंट करके कि पानी की आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु और अनुकूलन, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो सबसे पहले यहाँ इन्होंने मौसम की बात की है कि मौसम क्या होता है, किसी स्थान तथा तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का जो परिवर्तन होता है उसको मौसम कहते हैं। क्लाइमेट, अब देखिए यहाँ इन्होंने सही बताया है, जैसे पहले आगे गलत किया था कि जो लैब थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट जलवायु के बारे में बात करते हैं, तो ये किसी स्थान की जलवायु का पता वहाँ का जो मौसम पैटर्न है जो कई टाइम से चला आ रहा है उससे पता चलता है। जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पर उष्णकटिबंधीय है या मानसून पर निर्भर करती है। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून पश्चात ऋतु। तो वर्षा ऋतु में है मानसून पश्चात ऋतु, मानसून के बाद वाली जो अक्टूबर दिसंबर वाली ऋतु होती है। यहाँ पे 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता है, एक उत्तर पूर्वी, एक दक्षिण पश्चिमी। यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो एक ये वाली जो शाखा आती है इधर से आती है, तो यहाँ से 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक होती है अरब सागर वाली, एक बे ऑफ बंगाल वाली, और एक उत्तर पूर्वी, एक इधर वाली भी मानसून आता है जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो 2 मानसून की शाखाएं होती हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो जाड़े में आता है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून इस समय गर्मियों में आता है। अब जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है वहाँ की जलवायु के अनुसार उनमें चेंज हो जाना। ठीक है, इसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि हम ऊँट के बारे में पढ़ चुके थे कि ऊँट की पैर गद्देदार होते हैं, लंबे होते हैं। इसका रीज़न ये ताकि वो धंसे ना। मरुस्थल का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कई दिनों तक बिना खाए पिए रुक जाता है। कुबड़ में इनका फैट जमा होता है जिसकी वजह से ये कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हुए हैं ये अनुकूलन, इनको अनुकूलन कहते हैं। ध्रुवीय भालू की बात करते हैं, जो पोलर बियर होते हैं, ये ध्रुवीय इलाकों में, बहुत ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, वहाँ का कभी कभी टेम्परेचर एक तो 6 महीने सूर्यास्त होगा, एक 6 महीने सूर्योदय होता है। तो इस यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इसमें ये बचते कैसे हैं, क्योंकि ये अनुकूलित हो चुके हैं। तो इनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनकी 2 मोटी परतें होती हैं जिसकी वजह से ठंड से बचे रहते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिसकी वजह से इनको गर्म रखता है। सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इनके नाखून बड़े होते हैं ताकि बर्फ़ में अच्छी पकड़ बना सकें। सफ़ेद इस वजह से होते हैं ताकि बर्फ़ के बीच में इनको कोई जान ना पाए कि ये वहाँ पे है, मतलब आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है पेंगुइन की खासियत भी यही होती है कि इनकी जो शरीर पे मोटी चर्बी होती है जिसकी वजह से ये ठंडक से बचे रहते हैं, मतलब इनको उतनी ठंड नहीं लगती है, नॉर्मल वहाँ पे रह सकते हैं। पैरों में जाल होता है जो कि तैरने के काम आता है। तो ये सारे और ये सारे क्या हो रहा है, अनुकूलन हुआ है, वहाँ के रहने के अकॉर्डिंग का हुआ है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे जीव भी, पक्षी भी होते हैं जो ठंडे पानी में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अब जैसे ठंडे पानी में जो नहीं रह पाते वो क्या करते हैं, वो अपना स्थान छोड़ करके गर्मियों में इधर चले आते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन, इनका नाम सुना होगा, साइबेरियन क्रेन भारत में राजस्थान वाले
राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क में आते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वहाँ पे ये सर्दियों में प्रवास के लिए आ जाते हैं। मतलब वो ठंडक रहता है तो ठंडक वाले इलाके से हमारे यहाँ आ जाते हैं गर्मियों, क्योंकि वहाँ की अपेक्षा यहाँ थोड़ा सा सही रहता है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। जहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है उस इलाके को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहाँ पे नंदा देवी, नीलगिरी, जाममंडल और पश्चिमी तट का सह्याद्री जिसको बोलते हैं, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे, उत्तर पूर्वी हिमालयन क्षेत्र पे, और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, नंदा देवी नीलगिरी वाला जो इलाका है, नंदा देवी नीलगिरी और ये वेस्टर्न घाट, ये सब आ जाता है इसमें। एक साइलेंट वैली जो मैंने बताया था, साइलेंट वैली कहाँ पे है, शांत घाटी केरल में पड़ता है, तो वहाँ पे भी जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। हनुमान जो लंगूर हैं ये भारतीय बंदरों में सबसे अधिक जो पाए जाते हैं। ये हर जगह पे हैं, कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के फुटेल तक मैक्सिमम जगहों पे ये पाए जाते हैं। तो इनमें भी अनुकूलन हुआ है। जैसे काले और हल्के काले रंग के होते हैं, इनके लंबे हाथ होते हैं, लंबी पूँछ होती है, छोटा अंगूठा होता है, लंबे पैर होते हैं, तो ये अनुकूलित हो गए यहाँ रहने के अकॉर्डिंग। अगर हाथी की बात करें तो हाथी में कैसे अनुकूलन हुआ है कि ये घास खाते हैं, इनकी सूंड लंबी होती है क्योंकि ऊंची जो टहनियाँ हैं उनसे पत्ते तोड़ सकें। ज़मीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये सूंड की सहायता से आसानी से ऊपर तक पत्तों को तोड़ के खा लेते हैं। तो ये एडेप्टेशन हुआ है, मतलब एडेप्टेड है उनके में। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन का पर्याप्त नहीं होता है, मतलब शरीर की सतह से इवोपोरेशन ज़्यादा हो नहीं पाता, इसी वजह से गर्मी की जगह पे ये आसानी से रह पाते हैं। कान के यहाँ त्वचा पतली होती है और रक्त वाहिनियों का जाल होता है। अब यहाँ बताया गया कि अफ्रीका में गर्मी का मौसम क्योंकि यहाँ से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ खुद का तापमान नियंत्रित रखने के लिए जो अफ्रीकन हाथी हैं उनके कान भारतीय हाथी के कानों से बड़े होते हैं। तो अफ्रीकन हाथी के कान भारतीय कानों से बड़े क्यों हैं? क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे भी वो अनुकूलन हो गया है, एडेप्शन हो गया है।